दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई सोने के लहंगे के जादू की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक गांव में युवराज नाम का एक आदमी अपनी पत्नी अनीता के साथ रहता था। युवराज और अनीता की एक लौती बेटी थी, जिसका नाम आराध्या था। युवराज और अनीता दोनों खेतों में मजदूरी करते थे। एक दिन आराध्या अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी, तभी उसकी एक दोस्त श्रेया वहाँ पर आई। श्रेया के हाथ में एक लहंगा था। वो आते ही आराध्या से कहती है, आराध्या, ये देखो मेरा नया लहंगा। मेरे पिताजी मेरे लिए शहर से लेकर आए हैं। इस दिवाली पर मैं यही लहंगा पहनने वाली हूँ। अरे वाह, तुम्हारा लहंगा तो सच में बहुत सुंदर है। मैं भी अपने पिताजी को लहंगा लाने के लिए बोलूंगी। तेरे पापा तो तुझे लहंगा नहीं दिलाएंगे, देख लेना। लेकिन क्यों? क्योंकि तेरे पापा गरीब हैं। तुम लोग गरीब मजदूर हो। मेरे पापा तो कॉन्ट्रैक्टर हैं। हमारे पास बहुत सारा पैसा है। तुम्हारे पास तो अच्छा खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं होते, तो तू बस मेरा लहंगा देख सकती है। ऐसा लहंगा खरीद नहीं सकती। मैं जरूर लूंगी। मेरे पापा मुझे लहंगा जरूर दिलाएंगे। इतना बोलकर आराध्या वहाँ से गुस्से में घर आती है। घर में उसकी माँ ने उससे पूछा, क्या हुआ आराध्या, मुंह फुलाकर क्यों बैठी हो? श्रेया के पास एक बहुत सुंदर लहंगा है और वो कह रही थी कि मेरे पापा लहंगा नहीं खरीद सकते। आराध्या, तू तो मेरी बहुत समझदार बेटी है ना। तुझे तो पता है ना पापा कितनी मेहनत करते हैं, और लहंगा तो बहुत महंगा होता है। वो भला इतना महंगा लहंगा कहाँ से लाएंगे? मुझे कुछ नहीं पता। मुझे लहंगा चाहिए तो चाहिए। ऐसे जिद नहीं करते बेटी। तभी आराध्या के पिता काम से घर लौटते हैं। तब आराध्या की माँ आराध्या के पिता से कहती है, अब आप ही अपनी लाडली को समझाइए। श्रेया की तरह लहंगा खरीदने की जिद कर रही है। श्रेया बेटी, दिवाली का मतलब क्या होता है? पटाखे जलाना, लोगों को मिठाइयाँ और खुशियाँ बांटना। वाह, तुम इतनी समझदार हो, फिर भी तुम एक लहंगे के लिए जिद कर रही हो। नहीं पापा, मुझे लहंगा चाहिए। आप कुछ भी करो, लेकिन मेरे लिए लहंगा लेकर आओ। बस इसके आगे मुझे कुछ भी नहीं सुनना। श्रेया जिद पकड़कर बैठी थी कि उसे लहंगा चाहिए। फिर बेचारे युवराज सोचने लगे कि लहंगे के लिए पैसे कैसे जमा करेंगे। अगले दिन युवराज अपने एक रिश्तेदार के पास गए और उनसे उधार पैसे मांगने लगे। चाचा, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। अगले महीने सच में लौटा दूंगा। मेरे पास तो खुद ही पैसे नहीं हैं। दिवाली के लिए मेरी पत्नी कपड़ों के लिए झगड़ा कर रही है, लेकिन भाई पैसे है ही नहीं, तो क्या करूं? युवराज निराश हो गया। घर आकर युवराज ने ये बात अनीता को बताई। तभी अनीता ने गुस्से में कहा, जब पैसे हैं ही नहीं, तो क्यों उसकी जिद पूरी करने के पीछे लगे हो? एक जिद पूरी करोगे तो वो दूसरी जिद करेगी। आप उसे प्यार से समझा दो, वो समझ जाएगी। आराध्या ने ये सारी बातें सुन ली। फिर वो अपने माता पिता के पास आकर बोली, कोई बात नहीं पापा, रहने दो, मुझे लहंगा नहीं चाहिए। आराध्या की बात सुन अनीता खुश होकर कहती है, ये हुई ना बात, तू तो मेरी सबसे समझदार बेटी है। उस दिन आराध्या बहुत उदास थी, लेकिन वो समझ चुकी थी कि उसके पिता के पास सच में पैसे नहीं हैं। शाम के समय आराध्या नदी पर पानी भरने गई, तो वो वहाँ खड़ी होकर मन ही मन सोचने लगती है, काश ये नदी जादुई होती, तो मैं इस नदी से कहती कि मुझे एक सुंदर सा लहंगा दिला दो। आराध्या के इतना सोचने पर नदी से एक आवाज आती है, आराध्या,
क्या तुमने मुझे आवाज दी? कौन है? कौन हो आप? मैं जादुई नदी हूँ। तुमने अभी मुझसे लहंगा मांगा ना? हाँ, लेकिन आराध्या कुछ बोलती कि इससे पहले नदी में बहुत सारे लहंगे प्रकट हो गए। फिर जादुई नदी बोली, आराध्या, ये जादुई लहंगा है। तुम इससे जिस चीज की मांग करोगी तुम्हें वो चीज मिल जाएगी। क्या सच में? हाँ, सच में। आराध्या खुश होकर घर की तरफ दौड़ पड़ती है। घर पहुंचकर वो अपने माता पिता को सारी बात बताती है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है माँ, वो नदी सच में जादुई नदी है। आराध्या के माता पिता जब नदी के पास गए तब आराध्या ने नदी को आवाज लगाई, जादुई नदी, जादुई नदी, जादुई नदी, कुछ तो बोलो। लेकिन नदी से कोई आवाज नहीं आती। तब आराध्या के पिता कहते हैं, इस नदी में से तो कोई आवाज नहीं आई। फिर तुम्हें ये लहंगा कहाँ से मिला बेटा? पापा, सच में मुझे इस नदी ने ही ये लहंगा दिया है और ये भी कहा था कि इस लहंगे से मैं जो भी मांगूंगी वो चीज मुझे मिल जाएगी। अच्छा, फिर तुम इस लहंगे से कुछ मांग कर दिखाओ। आराध्या उस सोने के लहंगे से मिठाइयाँ मांगती है। आराध्या जैसे ही मिठाइयाँ मांगती है वहाँ बहुत सारी मिठाइयाँ प्रकट हो जाती हैं। ये देखकर आराध्या के माता पिता हैरान रह जाते हैं। ये लहंगा कहीं से भी आया हो, लेकिन ये है तो जादुई लहंगा ही। मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे लहंगा मिल गया। उसके बाद दिवाली वाले दिन आराध्या ने वही लहंगा पहना। आराध्या की सारी सहेलियाँ उसके लहंगे की खूब तारीफ कर रही थी। घमंडी श्रेया आराध्या के लहंगे को देखकर बहुत जल रही थी। आराध्या रोज रोज जादुई लहंगे से अलग अलग ड्रेस मांगकर उन्हें पहनने लगी। श्रेया ये सब देखकर और भी ज्यादा जलने लगी। इसके पास जो जादुई लहंगा है उसको मैं चुरा लूंगी। फिर देखती हूँ ये रोज रोज न्यू ड्रेसेस कहाँ से पहनती है। जादुई लहंगा चुराने के इरादे से श्रेया आराध्या के घर आधी रात को पहुँची। उसने जैसे ही लहंगे को हाथ लगाया वो अपने आप सीधा नदी में जा गिरी। श्रेया डूब रही थी और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ, बचाओ मुझे, कोई मेरी मदद करो। चिल्लाने की आवाज सुनकर वहाँ पर और कुछ गांव वाले नदी के पास आए और डूबती हुई श्रेया को नदी से बाहर निकाला। अरे बेटी, तुम इतनी रात को नदी में कैसे गिर गई? मुझे माफ कर दो अंकल, मैं आराध्या का लहंगा चुराने आई थी। मैंने जैसे ही लहंगे को हाथ लगाया फिर अचानक क्या हुआ पता नहीं, मैं कैसे नदी में आ गई। युवराज समझ जाते हैं कि वो नदी सच में जादुई है और वो जादुई सोने का लहंगा उसी नदी से निकला था। श्रेया अपने घर चली गई। उसे समझ आ गया कि वो लहंगा कोई साधारण लहंगा नहीं है। उस दिन के बाद से श्रेया ने आराध्या के उस लहंगे पर नजर तक नहीं डाली और दूसरी तरफ आराध्या अपने लहंगे के साथ बहुत खुशी खुशी रहने लगी। एक गांव में नायरा नाम की एक लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। कुछ समय पहले उसके पिता ने जया नाम की एक औरत से दूसरी शादी कर ली थी और दोनों माँ बेटी को अपने घर से निकाल दिया था। तब से दोनों गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया में रहती थी। उसकी माँ दूसरों के घरों में काम करती थी और उसी से अपना गुजारा किया करती थी। नायरा गांव के ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। उसका सौतेला भाई रवि भी उसी स्कूल में पढ़ता था। रवि हमेशा उसका मजाक उड़ाया करता था। अरे तुम्हें पता है, एक दिन इसकी माँ हमारे घर में मेरी माँ के गहने चुरा रही थी। इसीलिए मेरे पिताजी ने इसकी माँ को धक्के मारकर घर से बाहर कर दिया। अरे जब इसकी माँ चोर है तो बेटी भी तो चोर ही होगी ना। इसीलिए तुम सभी अपनी चीजें संभाल कर रखा करो। ये सुनकर नायरा बहुत गुस्सा हो जाती है
और रवि को एक चांटा मारती है। खबरदार, अगर मेरी माँ के बारे में कुछ भी कहा तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी मैं। लेकिन रवि भी उसे एक चांटा लगाता है। अरे तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की। देखो बच्चों, अपनी असलियत सुनते ही कैसे मिर्ची लग रही है इसे। चोर चोर नायरा चोर। मैं चोर नहीं हूँ, चोर ये है। इतना कहकर गुस्से में नायरा वहाँ से चली जाती है। माँ, मैं आगे से स्कूल नहीं जाऊंगी। क्या बात है बेटा? वो रवि का बच्चा आपके बारे में हमेशा कुछ न कुछ बोलता ही रहता है। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता माँ। किसी दिन मैं उस रवि का मुंह तोड़ दूंगी। नहीं बेटा, जो भी कुछ बोल रहा है उनको बोलने दो। उनके बोलने से हम ऐसे नहीं हो जाते। तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। इन फालतू की बातों पर ध्यान बिल्कुल मत दिया करो। तुम्हें पढ़ लिख कर एक बहुत अच्छी इंजीनियर भी बनना है ना, और मेरा नाम भी तो रोशन करना है ना बेटा। ठीक है माँ, अब से मैं और मन लगाकर पढ़ाई करूँगी। उसके बाद से रवि नायरा को रोज रोज चिढ़ाता था, लेकिन नायरा उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। एक दिन नायरा स्कूल से अपने घर जा रही थी, तभी उसे एक लड़की बेहोश दिखाई देती है। नायरा उस लड़की के पास जाती है और उसके मुंह पर थोड़ा पानी डालती है। तभी उस लड़की को होश आ जाता है। अरे, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। दरअसल मैं अपने घर जा रही थी, तभी मुझे रास्ते में ही चक्कर आ गया। क्या तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ सकती हो? हाँ हाँ, आओ मेरे साथ चलो। नायरा उस लड़की का हाथ पकड़कर उसे उसके घर ले जाती है। उस लड़की का घर बहुत ही बड़ा था। अरे वाह, कितना बड़ा घर है तुम्हारा। तुम इतने बड़े घर में रहती हो? जी हाँ, ये मेरा ही घर है। मेरा नाम सांची है। आज से तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। उसके बाद दोनों लड़कियाँ बहुत अच्छी दोस्त बन जाती हैं। एक दिन सांची का जन्मदिन था। सांची नायरा के घर जाती है। नायरा, आज मेरा जन्मदिन है, इसीलिए तुम मेरे घर पर मेरी जन्मदिन पार्टी में जरूर आना। ठीक है सांची, मैं शाम को आ जाऊंगी। फिर सांची नायरा को एक गाउन देती है। नायरा, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बर्थडे पर ये ड्रेस को पहन कर आओ। नायरा उस ड्रेस को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। शाम को नायरा वही ड्रेस पहनकर सांची के घर जाती है। इतनी बड़ी पार्टी देखकर नायरा हैरान हो जाती है। अरे, मुझे तो वॉशरूम जाना है। अच्छा, तुम्हें वॉशरूम जाना है? यहाँ से दाएं तरफ मुड़ के तुम्हें वॉशरूम दिखाई देगा। जाओ, होकर आओ। नायरा गलती से सांची के कमरे में चली जाती है। अरे वाह, कितना सुंदर कमरा है। इसके कमरे जितना बड़ा तो मेरा पूरा घर भी नहीं है। तभी उसे सांची का जादुई सोने और चांदी का गाउन नजर आता है। वाह, कितना सुंदर गाउन है ये तो सोने और चांदी का लग रहा है। जरूर बहुत महंगा होगा ये। तभी वहाँ पर सांची आ जाती है। मुझे माफ कर दो सांची, मैं गलती से तुम्हारे कमरे में आ गई। मैंने कुछ भी नहीं उठाया, मेरा यकीन करो सांची। ओहो, तो मैं कब बोल रही हूँ कि तुमने कुछ उठाया है। चलो जल्दी से नीचे आओ, पार्टी बस खत्म होने वाली है। सांची नायरा को नीचे पार्टी में ले जाती है। थोड़ी देर बाद पार्टी खत्म हो जाती है और सभी गेस्ट अपने अपने घर चले जाते हैं। अच्छा सांची, अब मैं चलती हूँ, बहुत रात हो गई है। माँ मेरी राह देख रही होंगी। इतना कहकर नायरा अपने घर आ जाती है, लेकिन वो अभी भी जादुई सोने और चांदी के गाउन के बारे में ही सोच रही थी। एक दिन, नायरा, क्या तुम मेरा एक काम कर सकती हो? हाँ सांची, बताओ। दरअसल कुछ दिनों बाद एक पार्टी में मेरा डांस परफॉर्मेंस है। मुझे उस दिन घर पर बहुत ही जरूरी काम है। क्या तुम मेरी जगह डांस कर सकती हो? क्या डांस? लेकिन डांस तो मुझे आता ही नहीं। तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो,
तुम्हें डांस मैं सिखाऊंगी। उसके बाद वो नायरा को डांस सिखाने लगती है। बहुत ही जल्द नायरा डांस सीख जाती है। अरे वाह नायरा, तुम तो मुझसे भी अच्छा डांस कर रही हो। अब तुम कल मेरी जगह उस पार्टी में डांस करना। लेकिन मेरे पास पहनने के लिए अच्छे ड्रेसेस नहीं हैं। ओहो, तुम चिंता क्यों करती हो? मुझे पता है तुम्हें मेरी ड्रेस बहुत पसंद आई है। मैं तुम्हें वही ड्रेस दे दूंगी। तुम उस ड्रेस में बहुत खूबसूरत लगोगी। सांची अपने कमरे से वो जादुई सोने और चांदी का गाउन लेकर आती है और नायरा को खुशी खुशी पकड़ा देती है। अगले दिन नायरा वो गाउन पहन लेती है। गाउन को पहनते ही वो सांची जैसी बन जाती है और डांस परफॉर्मेंस करने लगती है। पार्टी में सभी लोग उसका डांस देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। नायरा भी ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। डांस परफॉर्मेंस के बाद नायरा चेंजिंग रूम में जाती है। मैं जल्दी से इस ड्रेस को निकाल देती हूँ। अगर माँ ने ये सब देख लिया तो बहुत गुस्सा करेंगी। फिर नायरा गाउन को निकाल देती है और जल्दबाजी में वो गाउन वहीं छोड़ जाती है और सीधा अपने घर पहुँच जाती है। हे भगवान, मैं तो सांची का सोने चांदी का गाउन वही पार्टी में छोड़कर आ गई। कितनी महंगी ड्रेस थी उसकी। मुझे जल्दी से वो ड्रेस लेकर आनी होगी। नायरा अपनी स्कूटी पर बैठकर वापस उसी पार्टी में जाती है, लेकिन उसे ड्रेस कहीं भी नजर नहीं आती। हे भगवान, मैंने कितनी महंगी ड्रेस खो दी। अब मैं इतना महंगा गाउन कहाँ से लेकर आऊंगी? रोते रोते नायरा अपने घर आ जाती है और अपनी माँ को वो सारी बातें बताती है। बेटा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हमें 2 वक्त की रोटियां तक नहीं मिलती। अब हम सोने और चांदी की इतनी महंगी ड्रेस कहाँ से लेकर आएंगे? तुझे क्या जरूरत थी बेटा वो ड्रेस पहनने की? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ, मुझे माफ कर दीजिए। तभी वहाँ पर सांची आ जाती है। सांची को देखकर दोनों माँ बेटी घबरा जाती हैं। अरे क्या हुआ नायरा, तुम मुझे देखकर घबरा क्यों गई? नायरा सांची को गाउन के बारे में वो सारी बातें बताती है। तभी वहाँ पर वो गाउन अपने आप उड़कर प्रकट हो जाता है। ये देखकर दोनों माँ बेटी बहुत ही हैरान हो जाती हैं। हाँ, ये गाउन उड़ कैसे रहा है? गाउन अपने आप उड़ कैसे सकता है? तभी सांची एक परी के रूप में बदल जाती है। नायरा, मैं एक परी हूँ। यहाँ गरीबों की सहायता करने आती हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। ये मेरी जादुई सोने और चांदी की ड्रेस है। इस गाउन की असली हकदार तुम ही हो। ये गाउन तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करेगी। इतना कहकर सांची वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद नायरा उस जादुई गाउन से एक बहुत ही प्यारा सा घर मांगती है और दोनों माँ बेटी खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। फिर एक दिन उसके सौतेले भाई को उसके जादुई सोने चांदी के गाउन के बारे में पता चल जाता है और वो चुपके से उस गाउन को चुरा लेता है। हे जादुई सोने चांदी के गाउन, मुझे भी बहुत सारी धन दौलत दे जल्दी से। रवि के इतना कहते ही गाउन से एक राक्षस प्रकट होता है और रवि को पीटने लगता है। बता लड़के, कितनी धन दौलत चाहिए तुझे? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे माफ कर दो। उसके बाद राक्षस वहाँ से गायब हो जाता है और जादुई गाउन उड़कर अपने आप नायरा के पास चला जाता है।